आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में सियासी रस्साकशी जारी, इस्तीफा देने से कुमारस्वामी ने किया इनकार। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 15 में से 10 एमएलए हुए बीजेपी में शामिल। क्या आया राम गया राम की सियासत बन गई है हिंदुस्तान का मुकद्दर? INN की खास रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद मामले पर मीडिएशन पैनल को 18 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और 18 जुलाई से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का खुसूसी सेशन। लोकसभा इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, नई हुकूमत को कामकाज संभाले 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन सियासी माहौल अभी भी गर्म है। महसूस होता है कि लोकसभा की 330 सीटें जीतकर भी बीजेपी मुतमईन नहीं है। अब वो कांग्रेस पार्टी को हर रियासत में तहस नहस करने की फिराक में है। जहां 10 से ज्यादा एमएलए के इस्तीफा देने के बाद कर्नाटका की कांग्रेस जेडीएस हुकूमत बहरान का शिकार हो गई है, तो वहीं अब गोवा में कांग्रेस के 15 में से 10 एमएलए आज बीजेपी में शामिल हो गए। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत कांग्रेस के 10 एमएलए के साथ नई दिल्ली में बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन चंद्रकांत कालवेकर की क़यादत में गोवा के 10 कांग्रेस एमएलए का ग्रुप रूलिंग बीजेपी में रस्मी तौर पर शामिल हो गया। 40 रुकनी असेंबली में अब भगवा पार्टी के एमएलए की तादाद 27 पर पहुंच गई है। वाज़ेह है कि 2017 के असेंबली इलेक्शंस के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस की एमएलए की तादाद अब सिर्फ 5 तक सिमट गई है। कर्नाटक में लंबे वक्त से जारी सियासी बहरान के बीच वजीर आला HD कुमारस्वामी ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। कर्नाटक में 16 कांग्रेस जेडीएस बागी एमएलए को लेकर जूझ रही पार्टी से सीएम कुमारस्वामी ने पूछा कि क्यों उन्हें अपना ओहदा छोड़ना चाहिए। वहीं कर्नाटका के 10 बागी एमएलए की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस जेडीएस के 10 बागी एमएलए से कहा कि वो कर्नाटक असेंबली के स्पीकर से जाकर मिले और अपना फैसला बताएं। इस दौरान अगर वो चाहें तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। स्पीकर KR सुरेश ने कहा कि वो एमएलए की बात को गौर से सुनेंगे और अगर चाहें तो फौरी फैसला ले सकते हैं। स्पीकर जो भी फैसला लें उसे सुप्रीम कोर्ट को जुमे के रोज वाकिफ करवाना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन एमएलए को सिक्योरिटी देने के भी अहकाम जारी किए। इसी बीच कर्नाटक असेंबली स्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर और वक्त की मांग की है। कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस पार्टी के सामने जो सियासी बहरान पैदा हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस के एमपीज ने बीजेपी के खिलाफ जुमेरात को अहाते पार्लियामेंट में एहतजाज किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आनंद शर्मा समेत कांग्रेस के बड़े कायदीन ने पार्लियामेंट प्रीमिसेस में महात्मा गांधी के स्टैचू के पास एहतजाजी मुजाहरा किया और नारे लगाए। उनके हाथ में पोस्टर भी था जिस पर लिखा था जमहूरियत बचाओ। सियासत में आया राम गया राम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये जुमला उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक सियासी पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग लगा देते हैं। दरअसल ये जुमला उस वक्त वजूद में आया जब 1967 में हरियाणा के एक एमएलए गयालाल ने 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में वापस आए और सिर्फ 9 घंटों में यूनाइटेड फ्रंट दोबारा वापस चले गए। जब गयालाल कांग्रेस पार्टी में लौटे थे तो उस वक्त के कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह ने उन्हें चंडीगढ़ के मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा था, गया राम अब आया राम है। इस जुमले को लेकर बेशुमार जोक्स और कार्टून्स बनाए गए थे। इस तरह के डिफेक्शंस को रोकने 1985 में राजीव गांधी हुकूमत ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था ताकि आया राम गया राम के चलन को रोका जा सके। एंटी डिफेक्शन लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में मुतारिफ करवाया गया। इस कानून के मुताबिक अगर कोई एमएलए या एमपी अपनी मर्जी से उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है जिसके निशान पर वो इलेक्ट हुआ है, तो वो एमएलए या एमपी के तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। साथ ही जब कोई पार्टी असेंबली या पार्लियामेंट में अपने अराकीन को एक व्हिप जारी करते हुए किसी बिल या मोशन की तायद, मुखालिफत या गैर हाजिर होने की हिदायत देती है और अगर कोई एमपी या एमएलए उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ का इतलाक होता है। लेकिन अगर कोई किसी भी पार्टी के 2/3 अरकान
यानी 2/3 एमएलएज या एमपीज किसी और पार्टी में शामिल होना चाहें तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। एंटी डिफेक्शन लॉ की बहुत सी कमजोरियां हैं जिसका बरसरे इख्तिदार यानी रूलिंग पार्टीज ने जमकर फायदा उठाया है। इस मामले में तेलंगाना टॉप में है। आपको याद होगा कि 2014 के इंतखाबात के बाद तेलंगाना में कांग्रेस, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी और सीपीआई के जुमला 4 एमपीज, 25 एमएलएज और 18 एमएलसीज टीआरएस में शामिल हो गए थे। एमएलएज में टीडीपी के 12, कांग्रेस के 7, वाईएसआरसीपी के 3, बीएसपी के 2 और सीपीआई का 1 एमएलए शामिल था। वैसे ही कांग्रेस के 11 और टीडीपी के 5 एमएलसीज भी टीआरएस में शामिल हो गए थे। 2014 में सिरपुर से कोनेरू कोनप्पा और निर्मल से इंद्रकरण रेड्डी बीएसपी के टिकट पर इलेक्ट हुए थे, लेकिन टीआरएस हुकूमत तश्कील होने के दिन ही यानी 2 जून 2014 को वो टीआरएस में मर्ज हो गए। 6 महीने बाद यानी 16 दिसंबर 2014 को टीडीपी के टिकट पर सनतनगर से मुंतखब हुए एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव न सिर्फ टीआरएस में शामिल हुए बल्कि उन्हें स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर भी बना दिया गया। मिनिस्टर का ओथ लेने से पहले श्रीनिवास यादव ने दावा किया था कि उन्होंने टीडीपी एमएलए की हैसियत से अपना इस्तीफा दे दिया है और वो बाई इलेक्शंस का सामना करेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा मीडिया को दिखाया भी था, लेकिन उनके इस्तीफा पर उस वक्त के स्पीकर मधुसूदन चारी ने कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो स्पीकर को एमएलएस के रेजिग्नेशन पर फैसला लेने कोई डेडलाइन देता हो। यानी ये स्पीकर की मर्जी पर होता है कि वो जब चाहें उस पर फैसला लें। आखिरकार 10 मार्च 2016 यानी पूरे 13 महीने बाद जब टीडीपी के 11 और एमएलएज ने टीआरएस में मर्ज होने का फैसला किया, तब स्पीकर ने श्रीनिवास यादव को मिलाकर 12 एमएलएज के मर्जर को मंजूरी दे दी। यानी वो 12 एमएलएज अब उसके बाद टीआरएस के एमएलएज कहलाए। ऐसा ही एपिसोड आंध्र प्रदेश में पेश आया, जहां वाईएसआरसीपी के 28 एमएलएज में से 28 एमएलएज और 3 एमपीज टीडीपी में शामिल हो गए और उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। 2019 के इलेक्शंस के बाद तेलंगाना में यही एपिसोड दोहराया गया और इस बार कांग्रेस के 18 में से 12 एमएलएज टीआरएस में शामिल हो गए। हालांकि सभी कांग्रेस एमएलएज ने अलग अलग वक्त में करीब 3 महीने के अरसे में टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी, जिसकी बाज़ाब्ता मीडिया में रिपोर्टिंग हुई थी। लेकिन स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को 12 एमएलएज का साइन किया हुआ लेटर बाद में एक साथ दिया गया और उसके कुछ ही घंटों में स्पीकर ने उसे मंजूर कर लिया और ये 12 एमएलएज टीआरएस में मर्ज हो गए। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में ज़ेरे दौरा है और कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है कि स्पीकर ने उसकी जानिब से दिए गए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब टीआरएस ये कहती है कि जब कांग्रेस इख्तिदार में थी तो उसने भी ऐसे ही डिफेक्शंस टीआरएस में करवाए थे, यानी तुमने हमारे साथ किया था, हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। पिछले महीने टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा एमपीज बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने भी 2/3 मेंबर्स वाला मॉडल अपनाया। यानी 6 जुमला एमपी से राज्यसभा के 4 ज्वाइन हो गए, 2/3 उनके पास नंबर था। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की ताकत को तोड़ने के बाद अब गोवा में भी बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाया है और वहां 15 में से 10 एमएलएज आज बीजेपी में शामिल हो गए। रूलिंग पार्टीज लोगों के दिल जीतकर आइंदा इंतखाबात में वोट हासिल करने की कोशिश के बजाय अब सीधे दूसरी पार्टी के एमएलएज और एमपीज को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं। ना इलेक्शन लड़ने का झंझट और ना हार जीत का डर। यानी जो कल टीआरएस या बीजेपी हुकूमत की नाकामियां गिनाकर इलेक्ट हुए, आज वही केसीआर और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है, अगर मैं आपको मिसाल बताता हूं कि हमारे हैदराबाद का एक हलका है महेश्वरम, वहां पिछले 2014 के इंतखाबात में वहां से टीडीपी कैंडिडेट जो थे तीगला कृष्णा रेड्डी वो इलेक्ट हुए थे। यानी लोगों ने टीआरएस को वोट नहीं दिया और वहां से टीडीपी इलेक्ट हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो टीआरएस में ज्वाइन हो गए। और 2018 में जो इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने टीआरएस के कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन लोगों ने फिर टीआरएस के खिलाफ वोट दिया और वहां से कांग्रेस की जो लीडर थी सबिता इंदिरा रेड्डी वो इलेक्ट हुई, लेकिन इलेक्शन जीतने के थोड़े दिन बाद वो भी टीआरएस में चले गई। यानी लोगों ने जो डिसीजन दिया, लोगों का जो फैसला है वो चाहे कुछ भी हो, यानी अहमियत जो लोगों की राय की है, लोगों की ओपिनियन की है, वो सिर्फ इलेक्शन तक यानी पोलिंग तक ही इलेक्शन की अहमियत है। जैसे ही पोलिंग ख़त्म, बात एमएलएस के सिलेक्शन की आ जाती है और जो भी एमएलए है वो जो पार्टी सेलेक्ट करे वो उसमें शामिल हो जाता है। शायद नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया और केसीआर का बंगारू तेलंगाना में डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का ये नया अंदाज है जो हम सबको शायद सीखना पड़ेगा।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने लोकसभा में आज किसानों की खुदकुशी का मामला उठाते हुए मुतालिबा किया कि मरकजी हुकूमत किसानों के कर्जों को माफ करे। Honorable Speaker, farmers are suffering throughout the country. I would like to draw the attention of the government to the terrible plight of farmers in Kerala. It hurts me to inform this House that just yesterday, Enkitan, a farmer in Wayanad, committed suicide due to his crushing debt. In Wayanad alone, bank notices for non-payment of loans has been given to almost 8,000 farmers. They are facing the threat of immediate eviction. Under Sarfazi Act, their properties are attached against their bank loans. This is resulting in a spate of farmer suicides. In Kerala, 18 farmers have committed suicide since banks began recovery procedures 1.5 years ago. The government of Kerala has announced a moratorium on repayment of farm loans for all Kerala farmers till 31st December 2019. Meanwhile, the government of India is refusing to direct the RBI to consider this moratorium and get it implemented. Meanwhile, in the last 5 years, the BJP government gave 4.3 lakh crores in tax concessions and waived 5.5 lakh crores for rich businessmen. Why is this shameful double standard? Why does the government act as if our farmers are inferior to the rich? I was sad to see that no concrete step was taken in this budget to provide relief to farmers. I would like to request the central government to direct the RBI to consider the moratorium declared by the Kerala government and ensure that the banks don't threaten the farmers with recovery notices. The Prime Minister also made certain commitments 5 years ago to the farmers of this country on prices, on farm loans, on other issues. नहीं बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ। एंड आपने जो बात रख दी जरूर, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ। आप there is a terrible situation of farmers in this country. The Prime Minister has made commitments to these farmers. So I would request the government of India to fulfill these commitments. Thank you. सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, अयोध्या अराजी मामले में जारी मीडिएशन प्रोसेस में 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस FMI खलीफुल्लाह को 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि वो अगला ऑर्डर भी 18 जुलाई को ही देगी। जस्टिस खलीफुल्लाह 3 रुकनी मीडिएशन पैनल के सदरनशीन हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद अगर उसे लगेगा कि मीडिएशन प्रोसेस नाकाम रही, तब अयोध्या मामले की सुनवाई अदालत 25 जुलाई से डेली बेसिस पर करेगा। यह पिटीशन गोपाल सिंह विशारद की जानिब से दायर किया गया था। बता दें कि अदालत ने इस मामले को आपसी बातचीत से हल निकालने के लिए साबिक जज खलीफुल्लाह की सदारत में 3 रुकनी मीडिएशन पैनल बनाया था। इस पैनल में श्री रविशंकर और मद्रास हाईकोर्ट के वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं। अदालत ने इसी साल 10 मई को मीडिएशन पैनल को मामला सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया था। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। आज से 30 साल पहले यानी 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल की जानिब से इसे शुरू किया गया था। माना जाता है कि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 500 करोड़ हो गई थी। बढ़ती आबादी से जुड़े मामलों पर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिशों के तौर पर इसे शुरू किया गया था। इनमें फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, गरीबी, सेहत और इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट शामिल है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आबादी बढ़ने की रफ्तार इतनी ही बनी रही तो जल्द ही इसका आंकड़ा 10 अरब के आसपास पहुंच जाएगा। फिलहाल दुनिया की आबादी 7.7 अरब को पार कर गई है, जिसमें दुनिया की कुल आबादी के आधे से भी बड़ा हिस्सा एशिया में रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है कि 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों की आबादी 5 साल के बच्चों की आबादी से ज़्यादा हो गई है। साल 1900 में 1900 के पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था, जिसमें जन्मे बच्चों में से एक चौथाई ही बच्चे जिंदा बच पाते थे। इसके अलावा
उस वक्त लोगों की औसत उम्र भी 30 साल की थी, लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की ने इन आंकड़ों को बदल कर रख दिया है। साल 1951 में हिंदुस्तान की आबादी 36 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 133 करोड़ हो गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आबादी के मामले में हम साल 2027 तक चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। हालांकि इसका हमारी इकोनॉमी ही नहीं बल्कि कई और सेक्टर्स पर नेगेटिव असर पड़ेगा। शहरों में माइग्रेशन के साथ ही गरीबी, इलिटरेसी, बेरोजगारी, हाउसिंग, खेती के लिए ज़मीन जैसे मसाइल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का एक खुसूसी इजलास 18 और 19 जुलाई को मुनक्किद होगा, जिसमें नए म्यूनसिपल एक्ट को मंजूरी दी जाएगी। नया म्यूनसिपल एक्ट 18 जुलाई को असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बहस के बाद दूसरे दिन यानी 19 जुलाई को पास होगा। क्योंकि ये खुसूसी इजलास होगा, इसीलिए ये म्यूनसिपल एक्ट की मंजूरी तक ही महदूद होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इजलास भी 19 जुलाई को होगा और इसी दिन म्यूनसिपल एक्ट मंजूर कर लिया जाएगा। इस नए कानून के पास होने के बाद रियासत में बल्दी इंतखाबात अगस्त के पहले हफ्ते में मुनक्किद होने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज रियासती असेंबली में तेलंगाना में कि अपने हम मनसब के चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से दरियाए गोदावरी के पानी को दरियाए कृष्णा के तास में मुंतकिल करने के मंसूबे को अजीम मंसूबा करार दिया। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान एक मौके पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में जगन मोहन रेड्डी की शिरकत पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दरियाओं के पानी से इस्तेफादा के मामले में आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ऐसे में इस रियासत के प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की क्या ज़रूरत थी। अपोजिशन लीडर के एतराज़ का जवाब देते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश में तामीर होने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट्स में ताउन कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत पर तनकीदें करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि शायद चंद्रबाबू नायडू ही दुनिया के पहले अपोजिशन लीडर हैं जो अपनी रियासत के मफाद के लिए काम करने वाली शख्सियत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से गोदावरी का पानी हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश की अराजियात को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो तेलुगु रियासतों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पैदा हुए हैं, ऐसे में हर शख्स को खुश होना चाहिए। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से की गई दरखास्तों का चंद्रशेखर राव ने एहतराम किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की तारीफ करने के बजाय चंद्रबाबू नायडू तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात से ही दोनों रियासतों की तरक्की मुमकिन है। बीजेपी कायद व साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए भेड़ बकरों की तकसीम के प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर धांधलियां और बेकायदगियां होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस प्रोग्राम के ज़रिए हकीकी बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने का मशवरा दिया। अपने मकतूब में बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रियासती हुकूमत ने यादव और चरवाहे तबके को माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए भेड़ बकरों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया था, जिस पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का निशाना मुकर्रर किया गया। लेकिन ये प्रोग्राम दरमियानी अफराद की मुदाखलत की वजह से हकीकी बेनिफिशरीज तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे हुकूमत के मकासद नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत भर में 7 लाख यूनिट भेड़ बकरियों को 2 मरहलों में तकसीम करने का निशाना मुकर्रर किया गया था, जिस पर 4000 करोड़ रुपए के अखराजात का एस्टीमेट लगाया गया था, जिनमें से 3000 करोड़ रुपए खर्च से हासिल किए गए और 1000 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत के नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से बतौर ग्रांट हासिल की गई। उन्होंने कहा कि हर ख़ानदान को 21 भेड़ बकरियों पर मुश्तमिल एक यूनिट दिया गया। हर यूनिट पर 1,25,000 रुपये खर्च किए गए, जिनमें बेनिफिशरीज़ के 31,250 रुपये और हुकूमत की सब्सिडी के 93,250 रुपये की रकम शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में भेड़ बकरों की तकसीम के इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हैं, लेकिन मुतल्लिका महकमों के वज़ीर और ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक ताज़ा वाक़े में ज़िले करीमनगर में 12,600 यूनिट भेड़ बकरों की बग़ैर इजाज़त ख़रीदी की गई, जिस पर 7 करोड़ रुपये खर्च किए गए। रकम हासिल करने के सिलसिले में ओहदेदारों ने जब ज़िला कलेक्टर को भेड़ बकरों की खरीदी की इत्तला दी तो इस पर ज़िला कलेक्टर ने तहकीकात करवाई, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि ख़रीदे गए भेड़ बकरों का 85% तादाद लापता है।
बीजेपी के कायद ने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि वो इस प्रोग्राम में हो रही धांधलियों की आला सतही तहकीकात करवाते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने इस प्रोग्राम की तफसीलात पर एक वाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि सरकारी दवाखानों में गरीबों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए दवाखानों में असरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के निम्स, उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में असरी आलात फराहम करते हुए गरीबों को हर किस्म के इलाज की सहूलत फराहम की गई है। ज़िले करीमनगर के जिमी कुंटा में रैतू बाज़ार का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सरकारी दवाखानों को बेहतर बनाया गया और वहाँ नए आलात के साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का तकर्रुर किया गया, जिसकी वजह से सरकारी दवाखानों में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस कुंटे में आज रैतू बाज़ार का इफ्तिताह अमल में लाया गया है, आने वाले दिनों में यही चिकन, मटन और फिश मार्केट भी कायम की जाएगी। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, सदर कांग्रेस पार्टी जिला रंगारेड्डी निर्मला जग्गा रेड्डी और उनकी बेटी जया रेड्डी को आज दोपहर संगारेड्डी पुलिस ने IB गेस्ट हाउस संगारेड्डी के रूबरू उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उन्होंने गवर्नमेंट तारा डिग्री कॉलेज में PG सेंटर को बंद कर देने के महकमे की आला तालीम के फैसले के खिलाफ कॉलेज के तुलबा और तालबात के साथ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और तुलबा के हमरा कमिश्नर महकमे आला तालीम से मुलाकात करने हैदराबाद रवाना होने की कोशिश की। जग्गा रेड्डी ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में PG सेंटर की बर्खास्तगी का फैसला गैर मुनसिफाना और गैर जिम्मेदाराना है, चूँकि इसकी वजह से दही तुलबा को यानी रूरल स्टूडेंट्स को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ेगा और उनकी आला तालीम का रास्ता मसदूद हो जाएगा। तारा डिग्री कॉलेज के PG सेंटर में न सिर्फ ज़िले संगारेड्डी बल्कि पड़ोसी अजला में मेदक, सिद्दीपेट और विखाराबाद के तुलबा और तालबात PG कोर्सेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। PG की तकमील के बाद कई तुलबा हैदराबाद में MPhil और PhD भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2012 में उन्हीं की नुमाइंदगी पर PG कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग ज़माने में शुरू किया गया था। तुलबा अपने कोर्स का मुकम्मल खर्च खुद फीस की शक्ल में अदा करते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं और हुकूमत पर कोई माली बोझ आयद नहीं हो रहा है। इसके बावजूद PG सेंटर की बर्खास्तगी नाकाबिल फ़हम है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तारा डिग्री कॉलेज PG सेंटर को जू का तू बरकरार रखें। रियासती वज़ीर माहौलियात व इंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद सरसब्ज व शादाब इलाकों में इजाफा है। इसी मकसद के तहत शहरी इलाकों में आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के मकसद से अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने आज दोलापल्ली में आयुषनम और कुंडला कोया में वाक़ ऑक्सीजन पार्क में 80 लाख रुपए की लागत से वॉक इन एवियर का वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ परिंदों को छोड़ा गया है। बाद अज़ां उन्होंने दोलापल्ली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बहादुरपुरा में 25 एकड़ पर फैले आयुष वन का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि शहरी इलाके कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैं और शहरों में दरख्तों की कमी हो रही है। हुकूमत सरसब्जी और शादाबी को फ़रोग़ देते हुए सरसब्ज और शादाब इलाके में तोसी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने बताया कि आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद जैसे शहरों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने जंगलाती अराजी को आवाम के लिए दस्तयाब रखने का फैसला किया है। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक HMDA और महकमा जंगलात की जानिब से मुश्तरका तौर पर अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने 5वें मरहले के हरितहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि दिन ब दिन बढ़ रही आलूदगी के खात्मे के लिए हर शख्स को अपने तौर पर एक पौधा लगाने की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ताहाल आलूदगी में इजाफे की वजह से माहौलाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तमाम को चाहिए कि वो शजरकारी में हिस्सा लें। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 230 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया था। ताहाल 113 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। 5वें मरहले के तहत 83 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। फलों और फूलों के अलावा हमा अक़साम के पौधे दस्तियाब रखे गए हैं। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद 33% जंगलाती इलाके को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में सियासी रस्साकशी जारी, इस्तीफा देने से कुमारस्वामी ने किया इनकार। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 15 में से 10 MLA हुए बीजेपी में शामिल।
क्या आया राम गया राम की सियासत बन गई है हिंदुस्तान का मुकद्दर? INN की खास रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद मामले पर मीडिएशन पैनल को 18 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और 18 जुलाई से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का खुसूसी सेशन। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।